आर्टिकल 13 में यह बोला गया है कि एक लॉ की कैटेगरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एक्ट। अच्छा, एक्ट इज नथिंग बट ए परमानेंट लॉ विच इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड दैट्स व्हाई द लॉ इज कॉल्ड एज एक्ट। मतलब एक्ट ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट पास करी यानी इनेक्ट करी तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन काम ही है लॉ बनाना, और तब जाके उस परमानेंट लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्ट विच इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। बट विथ एक्ट, थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, there is one more category of law which prevail under article 13 or in our country and that law is called as ordinance। हम लोग आगे देखेंगे, इस पर बात करेंगे, या ordinances। with ordinance there is one more category of law called as order, एक और लॉ की कैटेगरी है। with order there is one more category of law called as rules, there is one more category of law called as regulations। जैसे आप देखते होंगे ना कि हमारे देश में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना है तो हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई, सेबी, सुना है आप लोगों ने। अगर इंश्योरेंस को कंट्रोल करना है तो क्या बना दिया? एडा बना दिया। पेंशन सेक्टर को कंट्रोल करना तो पीएफआरडीए बना दिया। टेलीकॉम को कंट्रोल करना तो ट्राई बना दिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑर्डर्स पास करती है ट्राई, एडा वगैरह, दे आर हैविंग द स्टेटस ऑफ ए लॉ। ऑर्डर्स आर लॉ, रूल्स आर लॉ, रेगुलेशंस आर लॉ। एक और कैटेगरी ऑफ लॉ है विच इज कॉल्ड एज व्हाट? नोटिफिकेशन। दे आर ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ लॉ। अच्छा, आर्टिकल 13 में एक और टर्म यूज किया गया है, प्रेसिडेंस। समझना जरा, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का सिंपल मतलब आप मान सकते हो ट्रेडिशन। सो देयर इज वन मोर सोर्स ऑफ लॉ विच इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेडिशन। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ट्रेडिशन कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ट्रेडिशंस और प्रेसिडेंस आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ लॉ। I mean, there are so many rituals, there are so many traditions, there are so many way of life, there are so many मान्यताएं etc. which are also the source of law। वो भी लॉ है, कानून है। जैसे देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ लॉ। आई होप यू हर्ड अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। दे आर मेनली बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, वो परंपराओं पर आधारित है। अब 7 फेरे आप लोगे तो आपकी शादी हो गई, ठीक है, पर 7 फेरे तो लेना पड़ेंगे, भले 14 ले लो पर 7 माना जाएंगे, तो वो ट्रेडिशन है। क्लियर हुआ? ट्रेडिशन है। तो देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशन और कस्टमरी लॉस व्हिच आर प्रिवेलिंग इन अवर कंट्री एंड दीज ट्रेडिशंस आर हैविंग द सेम वेटेज और स्टेटस ऑफ ए लॉ। वो भी लॉ है। तो अगर आप ये बोलते हो कि परंपराएं लॉ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग आने वाले समय में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पंचायत के अंदर, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल विच आर डीलिंग विद शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री। देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज मोर। तो देश में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर नॉर्मल लॉ लागू नहीं होते हैं, वहां पर कस्टमरी लॉस लागू होते हैं, जहां पर शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन या परसेंटेज क्या है? ज्यादा है। तो उनके जो कस्टम हैं, रिचुअल्स हैं, वे ऑफ लाइफ हैं, अकॉर्डिंगली वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना सोसाइटी का कॉन्फ़िगरेशन डेवलप करके रखें। और बहुत सारे पार्लियामेंट्री लॉस आर नॉट ऑपरेशनलाइज, इंक्लूडिंग पंचायत एक्ट, आर नॉट ऑपरेशनलाइज बेसिकली इन दीज ट्राइबल एरियाज। खैर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश में लॉ का केवल एक प्रकार नहीं है, बहुत सारे प्रकार हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि आउट ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ लॉस, सुनना जरा, मैं लिखवा दूंगा, लिखने की आप कोशिश भी मत करो और उसमें परेशान भी मत हो, सब लिख लेंगे उसको। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एक्ट, सुनो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अपार्ट फ्रॉम एक्ट, इन अवर कंट्री, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, नो अदर लॉ इज पास बाय द पार्लियामेंट। I mean, all the other categories of laws like ordinances, rules, regulations, so and so forth, orders, notification. These categories of laws are either proclaimed by, promulgated by, issued by, formulated by, or simply made by executive. मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट से ज्यादा अगर कोई लॉ बना रहा है तो वह एग्जीक्यूटिव बना रही है, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास करती है एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और गवर्नर, रूल्स बनाती है एग्जीक्यूटिव, रेगुलेशन पास करती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। जो ऑर्डर है विच इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ लॉ। इन फ्यूचर जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको ऑर्डर्स मानना पड़ेंगे। द ऑर्डर्स गिवन बाय मिनिस्टर टू ए सिविल सर्वेंट, द ऑर्डर गिवन बाय सुपीरियर टू ए इन्फीरियर। अगर आईएएस एसडीएम को ऑर्डर दे रहा है तो उसका स्टेटस भी क्या है? लॉ के बराबर है। अगर मंत्री एक सिविल सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा है तो उसका स्टेटस भी किसके बराबर है? लॉ के बराबर। तो ऑर्डर्स आर ऑल्सो हैविंग द सेम वेटेज ऑफ ए लॉ। समझो मेरी बात को? अच्छा, देखने वाली गौर मतलब बात यहां पर यह है कि अपार्ट फ्रॉम एक्ट, फोकस करना जरा, एक्ट को छोड़ दिया जाए, so no other law in the country is made by, formulated by the parliament, and all the other categories of laws, ordinances and so forth जो मैंने लिखा है यहां पर, these laws are either made by, formulated by, proclaimed by, proclaimed मतलब issued by, कौन? executive। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारे देश में पार्लियामेंट से ज्यादा अगर कोई लॉ बनाती है तो गवर्नमेंट बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाती है।
और यह पावर हमने एग्जीक्यूटिव को क्यों दी है? क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली इलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल सोवरेनिटी। आई मीन वी द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इलेक्टिंग गवर्नमेंट। हाँ कि ना? हम ही वोट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के लिए। सो वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल सोवरेनिटी एंड द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल पढ़ा आप लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया विच हैव assimilated, which have ratified the constitution. So the main source of constitution is nothing but we the people of India, and we the people of India have elected government. It could be government of India or state government. इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पीपल सोवरेनिटी पर काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, या पब्लिक सोवरेनिटी पर काम करते हैं, जनता सर्वोच्च है। हमारे देश में जनता सर्वोच्च है, नागरिक हम और आप, क्योंकि हम लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू विच वन? एवरीथिंग। एंड द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव इन अवर कंट्री, सुनो, इज नथिंग बट टू फॉर्मुलेट लॉ। और हमारे देश में एग्जीक्यूटिव मतलब ज्यादा लॉ बनाएगी किसकी तुलना में? पार्लियामेंट की तुलना में। यह नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और तभी जानबूझकर, सुनो, हमने लॉ को डिफाइन नहीं किया, तभी जानबूझकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लॉ की बहुत सारी कैटेगरी बता दी कि अगर लॉ की एक ही कैटेगरी होती तो केवल पार्लियामेंट लॉ बनाता, पर ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ, हम एक एक करके पर बात करेंगे। एंड ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ लॉस आर एक्चुअली फॉर्मुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी टर्म को या एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हो, परिभाषित करते हो, तो आप उसी टर्म को या एक्सप्रेशन को लिमिट डाउन भी करते हो। जैसे मैंने आपके लिए एक रूल बना दिया कि आप लोग क्लास में आ रहे हैं तो आपके लिए क्लास अटेंड करने का एक डेकोरम होगा। अब डेकोरम यह होगा कि ऐसे बैठोगे, ऐसा मुझको देखोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, अटेंटिव रहोगे, इधर उधर बात नहीं करोगे, फोन नहीं देखोगे। तो मैंने एक डेकोरम बना दिया, मैंने 5-6 पॉइंट लिख दिए, कंडीशंस बना दी आपकी। तो मैंने आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर दिया, कंट्रोल कर दिया, ठीक है। और वो मैंने लिख दिया, यहां पे चिपका दिया, चस्पा लगा दिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। अगर काम नहीं करना तो आपको जुर्माना लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कुछ भी हो, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, 150, जो भी। खैर, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी भी टर्म को डिफाइन करते हैं, उसको लिमिट डाउन करते हैं। लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक काम और किया कि बहुत सारे टर्म को डिफाइन नहीं किया, जैसे लॉ को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, उन्होंने यह भी डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। समझो सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव की यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है? द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नोबडी नो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और हम लोग सिंपली मान के चलते हैं कि एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज सम रेसिड्यू पावर, मतलब वो पावर या अथॉरिटी जो कि लेजिस्लेचर से और जुडिशरी से बच जा रही है, उन सारी पावर को या फंक्शन को यूज कर रही है कौन? गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव। So all those power or function which are not exercised by executive or by legislature or by judiciary are going to be operationalized by executive or by government. हालांकि executive authority is nowhere defined in the constitution. हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी टर्म को या एक्सप्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको लिमिट डाउन करेंगे। और हम लोग ये कभी नहीं चाहते थे, हम लोग से मेरा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये कभी नहीं चाहते थे कि वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को डिफाइन करें, वो लॉ को डिफाइन करें। अगर वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को डिफाइन करते तो वो लिमिट डाउन हो जाती। अगर वो लॉ को डिफाइन करते तो केवल पार्लियामेंट लॉ बना पाती। लेकिन ठीक है, अच्छा, अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए आप कि हमने एक बॉडी बनाई, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये अथॉरिटी तो हम लोगों ने, ये बॉडी हमने तब बनाई जब हमारे प्राइवेट सेक्टर आया टेलीकॉम सेक्टर में, मतलब जो आइडिया हच वगैरह आ गए या प्राइवेट सेक्टर आ गया, व्हेन दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देन टू कंट्रोल द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर वी हैव क्रिएटेड सम रेगुलेटरी बॉडीज कॉल्ड एज व्हाट? ट्राई। गौर मतलब बात यह है कि द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई हैड टेकन प्लेस, बी वेरी श्योर, इन 1997, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेट कमेंस इन 1950। मतलब मेनली द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन प्लेस इन 1950। उससे पहले कुछ प्रोविजन लागू हो गए थे नवंबर 1949 में, ठीक है। लेकिन ट्राई तो बहुत बाद में जाके बना है, 47 ईयर्स के बाद जाके बना है, और तब जाके उसने रेगुलेशन इशू करना चालू करे। उससे पहले ट्राई, रेडा, सेबी 1991 में बना है, ठीक है। उससे पहले इस तरह की कोई बॉडी होती नहीं थी हमारे देश में। जब बॉडी नहीं होती थी तो रेगुलेशन इशू नहीं होते थे, क्योंकि केवल पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि बहुत नए तरह के लॉ धीरे धीरे इवॉल्व हुए। पहले रेगुलेशन जैसे लॉ कोई नहीं होते थे हमारे देश में, बाद में ये डेवलप हुए। और वो डेवलप क्यों हो पा रहे हैं? नए कैटेगरीज ऑफ लॉज। द सिंपल रीजन वुड बी बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड अ लॉ।
So any new type of law can be incorporated anytime in our country because we have not defined a law. Any type of function can be performed by executive. Why? Because executive authority has not been defined. इस क्लास के अंदर अगर मैं आपके बिहेवियर को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करता हूं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। बड़ी सिंपल बात है कि अगर आप क्लास में न्यूसेंस क्रिएट करना चालू कर दो, चिल्लाना चालू कर दो, ठीक है, मौकरी चालू कर दो, मुझे चिढ़ाना चालू कर दो, तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, मैं क्लास एक दो चीजें कर सकता हूं, या तो क्लास छोड़ के चला जाऊं या तो आपको बाहर निकाल दे, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, उसमें भी अगर आप बाहर नहीं जाना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूं? पुलिस तो बुला नहीं सकता, मिलिट्री वगैरह तो ठीक है भाई, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। वो तो आप सेल्फ रेगुलेटेड हो, इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। बॉटम लाइन तो यही है ना। यदि आप डिसाइड कर लो, आप में से बहुत बड़ा ग्रुप ये डिसाइड कर ले कि नहीं पढ़ाना है और न्यूसेंस क्रिएट करना है, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच। मतलब मैं आपके बिहेवियर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहुत सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कंट्रोल्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, और जानबूझ के हमने डिफाइन नहीं किया। और इसलिए हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देके रखी। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। And in our country, people can do anything because the main source of constitution is nothing but we the people of India. Agree? And we the people of India have directly or indirectly elected government. It could be government of India or government of state. And that's why we have not defined executive authority. अब देखो कितना इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग और आयरोनिकल बात है कि 1950-55 से लेकर अभी तक हमारे देश में एक परसेप्शन बना हुआ था कि आर्टिकल 70 को कोई भी टच नहीं कर सकता। एब्रोगेशन तो बहुत दूर की बात है, टच नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, और ये परसेप्शन बना के दिया था। लेकिन जब एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई जिसके पास पूरी मेजॉरिटी है लोकसभा में, ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, हद कर दिया ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके एब्रोगेट कर दिया। अब जो आपको करना हो कर लो, हमने तो कर दिया, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कोर्ट को भी कंडीशन कर दिया। सो अब आप जरा देखिएगा, बेसिकली हम लोग आगे बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव कैन डू एनीथिंग इन अवर कंट्री। व्हाई? बिकॉज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज नॉट बीन डिफाइंड इन अवर कंट्री। अब जरूरत इस बात की है कि एग्जीक्यूटिव को पावरफुल होना चाहिए, और गवर्नमेंट को पावरफुल होने के लिए उसको मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए। सो व्हेन द गवर्नमेंट इज मेजॉरिटेरियन, बी वेरी श्योर, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव इन अवर कंट्री कैन डू एनीथिंग, एंड एनीथिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू विच वन? एवरीथिंग। Because there are so many provisions in the constitution which are not defined by the makers of the constitution. And the two important provisions are, one is law, other one executive authority. हमने executive authority define इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हम हमेशा से ये चाहते थे कि executive हमारे देश में क्या बनाए? लॉ बनाए। और हमने लॉ को भी इसलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के साथ हमारे देश में क्या बनाए? लॉ बनाए। और ये सब जानबूझ के किया गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू कवर अ टॉपिक, आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, विच इंक्लूड, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? विच इंक्लूड प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर है?